हेलो गाइस, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द नॉलेज। तो दोस्तों, कल के लेक्चर की तरह आज भी हम इंडियन पॉलिटी डिस्कस कंटिन्यू करेंगे, बट इन शॉर्ट थोड़ा लेक्चर कल का रिवाइज कर लेते हैं। कल हम लोगों ने जाना था दोस्तों, सबसे पहले 42वें संविधान संशोधन के बारे में एक ब्रीफ डिस्कशन किया था। उसके बाद दोस्तों फंडामेंटल ड्यूटीज़ डिस्कशन किया था। उसके बाद दोस्तों फिर हमने मिसलेनियस जी के फैक्ट्स पढ़ा था। 42वें संविधान संशोधन में हमने दोस्तों मेन चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, ये पढ़ा था कि अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के थ्रू इसका कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे दिया हुआ है। और दोस्तों इस संविधान संशोधन के थ्रू सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड जोड़े गए थे हमारे संविधान में। फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी इसी संविधान के थ्रू जोड़ी गई थी। और दोस्तों क्या कहते हैं, इसी संविधान संशोधन से दोस्तों प्रियम्बल में भी चेंजेस किए गए, वो 3 शब्द मैंने जो बताए। इस संविधान संशोधन को इंट्रोड्यूस किसने किया था दोस्तों? एच.आर. गोखले। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर रिवाइज करते हैं ना, इससे कहीं कहीं क्वेश्चन उठ के जरूर आता है। उसके बाद था दोस्तों हमारा पार्ट 4A, फंडामेंटल ड्यूटीज़, मौलिक कर्तव्य। इसको दोस्तों जैसा कि मैंने देखिए लिखा हुआ है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को दोस्तों कहाँ से लिया गया है? यूएसएसआर से, रशिया से, मतलब रसिया से। और दोस्तों फंडामेंटल राइट्स को कहाँ से लिया गया है दोस्तों? अमेरिका से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। तो दोस्तों ये भी आप याद रखें, ये भी पूछता है, इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। और दोस्तों उसके बाद फिर हम लोगों ने मिसलेनियस जी के फैक्ट्स डिस्कस किया था। तो दोस्तों आज हम शुरू करते हैं, पार्ट 5 को कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों ये पार्ट 5 में सबसे पहले आता है दोस्तों प्रेसिडेंट। आर्टिकल 52 से 59 में प्रेसिडेंट आते हैं। उसके बाद दोस्तों 60 से 65 में दोस्तों वाइस प्रेसिडेंट आते हैं। ठीक दोस्तों, तब दोस्तों अनुच्छेद और दोस्तों क्या कहते हैं, सबसे पहले दोस्तों हम उपराष्ट्रपति के बारे में ही लिख लेते हैं कि दोस्तों अनुच्छेद 63 में लिखा है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा जो कि राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी होगा। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा ये जरूर बहुत पूछता है। देखिए मैंने 2 स्टार मार्क किया हुआ है कि राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है दोस्तों? तो हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों, तो अभी हमारे करंटली वाइस प्रेसिडेंट कौन है दोस्तों? जगदीप धाकड़। ठीक दोस्तों, और दोस्तों अगला पॉइंट क्या है कि ज़रूरत पड़ने पर वह राष्ट्रपति के पद का निर्वहन करता है, लेकिन उस समय वह राज्यसभा का चेयरमैन नहीं बन सकता। दोस्तों अगर जैसे राष्ट्रपति की पद की वैकेंसी है, राष्ट्रपति नहीं है अपने देश में, तो उस समय उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति के पद का निर्वहन करता है, लेकिन उस टाइम पे वो राज्यसभा का चेयरमैन नहीं बन सकते। और दोस्तों जैसे एक पॉइंट है कि हमारे प्लानिंग कमीशन का एक्स ऑफिशियो मतलब चेयरमैन कौन होता है दोस्तों? प्रधानमंत्री। और दोस्तों अब आगे निर्वाचक मंडल, इलेक्टोरल कॉलेज। तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन होता है दोस्तों? संसद के दोनों सदनों के सदस्य, मतलब राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य। अब दोस्तों उपराष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यता चाहिए होती है दोस्तों? वो भारत का नागरिक हो, उसकी उम्र 35 साल से ज़्यादा हो, नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हो, और दोस्तों राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। ठीक दोस्तों, तो ये इंपॉर्टेंट है, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, उसकी उम्र 35 साल से ज़्यादा हो, दोस्तों भारत का नागरिक हो। अब दोस्तों इसका भी, उपराष्ट्रपति का भी कार्यकाल 5 साल का होता है। इसके वो 5 साल का होता है टेन्योर इसका। और दोस्तों वो 5 साल के पहले भी इस्तीफा दे सकता है, और अगर इस्तीफा देता है दोस्तों तो किसको देगा? राष्ट्रपति को। अब दोस्तों आ गया रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। तो दोस्तों राज्यसभा का मतलब रिमूवल ऑफ जो वाइस प्रेसिडेंट होता है दोस्तों, ये राज्यसभा का एक्सक्लूसिव पावर मतलब विशिष्ट अधिकार होता है। तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप ध्यान दीजिए। देखिए मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ कि आपसे पूछ सकेगा कि राज्यसभा का विशिष्ट अधिकार क्या है दोस्तों? तो रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। और वैकेंसी होने पर दोस्तों अगर उपराष्ट्रपति की सीट खाली है तो चुनाव जल्द से जल्द करवाना होगा, लेकिन इसमें राष्ट्रपति की तरह 6 महीने की बाध्यता नहीं है। जैसे कि हमने कल के लेक्चर में पढ़ा था कि अगर प्रेसिडेंट की सीट खाली है तो 6 महीने के अंदर उसका चुनाव हो जाना चाहिए, लेकिन उपराष्ट्रपति के केस में ऐसी बाध्यता नहीं है। अब दोस्तों ये भी है कि इसका वेतन संसद द्वारा तय किया जाता है, और भारत के CFI मतलब संचित निधि पर लगाया जाता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक दोस्तों, और दोस्तों अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो उपराष्ट्रपति को जो सैलरी मिलती है दोस्तों, वो राज्यसभा का चेयरमैन होने की मिलती है, वाइस प्रेसिडेंट होने की नहीं मिलती। क्योंकि बिकॉज हमारे संविधान में उपराष्ट्रपति पद का कोई परिभाषित कार्यभार नहीं दिया गया है। क्योंकि दोस्तों मैंने 3 स्टार मार्क किया है दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसको आप जरूर पॉइंट नोट कीजिएगा इसका कि उपराष्ट्रपति को जो सैलरी मिलती है दोस्तों, वो राज्यसभा का चेयरमैन होने की मिलती है, उपराष्ट्रपति होने की नहीं। क्योंकि उपराष्ट्रपति पद का कार्यभार का कोई परिभाषित हमारे संविधान में नहीं दिया गया है। ठीक दोस्तों, अब आ गया दोस्तों
कि अगर हमारे देश में प्रेसिडेंट कहीं चला गया है या उपस्थित नहीं है तो उसकी जगह वाइस प्रेसिडेंट वो करेगा। अगर दोनों नहीं है दोस्तों तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो प्रेसिडेंट की ड्यूटी करेगा। ठीक दोस्तों, ऐसा ही एक केस था दोस्तों मोहम्मद हिदायतुल्लाह का। ये दोस्तों हमारे देश के 11वें सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे और दोस्तों इन्होंने वो अपने उस टेन्योर के दौरान राष्ट्रपति का पद संभाला था। ये दोस्तों मैं देखिए जैसे मैंने क्लियरली लिखा हुआ है कि ये जो थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे 1968 से 1970 तक, और बाद में दोस्तों वाइस प्रेसिडेंट भी बने 1979 से 1984 के बीच में। तो इन दोनों टेन्योर में इन्होंने अपने दोस्तों CGI के टेन्योर में भी दोस्तों वाइस प्रेसिडेंट के टेन्योर में भी इन्होंने दोस्तों कुछ दिन प्रेसिडेंट का कार्यभार संभाला था, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। और दोस्तों ये जो मोहम्मद हिदायतुल्लाह थे ये हमारे देश के 6ठे उपराष्ट्रपति भी थे। ठीक दोस्तों, अब आ गया दोस्तों, और दोस्तों ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इसको ओथ ऑफ ऑफिस कौन दिलवाता है। तो दोस्तों कार्यालय की शपथ मतलब ओथ ऑफ ऑफिस, इसको ओथ ऑफ ऑफिस राष्ट्रपति दिलवाता है। ठीक दोस्तों, ये स्टार मार्क किया मैंने, ये पॉइंट आउट जरूर ध्यान रखिएगा दोस्तों कि राष्ट्रपति का प्रेसिडेंट का ओथ ऑफ ऑफिस कौन दिलवाता है, सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश। लेकिन जब उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट के ओथ ऑफ ऑफिस की बात आएगी तो वो राष्ट्रपति दिलवाता है। ठीक दोस्तों, तो ये फ़र्क है, कन्फ्यूजन नहीं है, आप इसको अलग अलग ज़रूर याद रखिएगा। ठीक दोस्तों, कि दोस्तों प्रेसिडेंट को कौन ओथ ऑफ ऑफिस कौन एडमिनिस्टर करता है दोस्तों, CJI। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट का कौन करता है दोस्तों ओथ ऑफ ऑफिस, प्रेसिडेंट। ठीक दोस्तों, तो इसको आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब अगला पॉइंट आ गया हमारा दोस्तों काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद। ठीक दोस्तों, अब इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कौन कौन से मंत्री आते हैं दोस्तों, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री। ठीक दोस्तों, ये जो टर्म लिखा हुआ है स्वतंत्र प्रभार, इसको दोस्तों हम आगे लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे कि राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री में क्या फ़र्क है। ठीक दोस्तों, ये दोस्तों हमारे अनुच्छेद 74 में ऐसा लिखा हुआ है कि देयर शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कंप्राइजिंग ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर्स, स्टेट मिनिस्टर्स, इंडिपेंडेंट एंड स्टेट मिनिस्टर्स। ठीक दोस्तों, और इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मुखिया कौन होगा दोस्तों, प्रधानमंत्री। अब आ गया दोस्तों कि हमारे देश की हमारे संविधान के अनुच्छेद 75 में क्या लिखा है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एक बार ये स्टेटमेंट एज इट इज़ UPSC में पूछा हुआ था। ठीक दोस्तों, तो आर्टिकल 75 आप ध्यान रखिए। अगला पॉइंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है, मतलब दोस्तों इसी को सरकार बोल सकते हैं आप। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। अगर सरकार सही से काम नहीं कर रही है तो लोकसभा इसकी जांच कर सकती है। ठीक दोस्तों, तो मतलब अगर आपसे पूछे कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होगी, दोस्तों उसका आंसर है लोकसभा। और अगर सरकार सही से काम नहीं कर रही है तो लोकसभा इसकी जांच कर सकती है विपक्ष की मांग पर। जिस विधि से ये किया जाता है उसको बोलते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन, मतलब अविश्वास प्रस्ताव। और मतलब दोस्तों अगर ये अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो सामूहिक रूप से अगर PM इस्तीफा दिया मतलब सरकार को भी, सारी सरकार को इस्तीफा देना पड़ेगा। ठीक दोस्तों, अब आगे दोस्तों अनुच्छेद 78 में लिखा है कि PM को जो यूनियन एग्जीक्यूटिव यूनियन बॉडी है, यूनियन संघ, उसकी दोस्तों सारी जानकारी समय समय पर राष्ट्रपति को देता रहेगा। अब आगे दोस्तों हमारा संघ विधायिका, अभी जो ऊपर हम पढ़ रहे थे दोस्तों वो यूनियन एग्जीक्यूटिव था, उसके पार्ट था पार्लियामेंट, फिर प्रेसिडेंट, फिर दोस्तों हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब आ गया दोस्तों संघ विधायिका, पार्ट 5 का अगला पार्ट यूनियन लेजिस्लेचर। यूनियन एग्जीक्यूटिव के बाद यूनियन लेजिस्लेचर, इसके बाद आएगा दोस्तों जुडिशरी। दोस्तों यूनियन लेजिस्लेचर अनुच्छेद 79 में है, इसमें लिखा है कि भारत की एक संसद होगी जिसमें प्रेसिडेंट होगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मतलब राज्यसभा, और हाउस ऑफ द पीपल मतलब लोकसभा। ठीक दोस्तों, तो प्रेसिडेंट हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अब दोस्तों हम क्या करेंगे डिस्कस काउंसिल ऑफ स्टेट्स, उसके बाद दोस्तों हाउस ऑफ द पीपल मतलब लोकसभा। काउंसिल ऑफ द स्टेट मतलब राज्यसभा, हाउस ऑफ द पीपल मतलब दोस्तों लोकसभा। ठीक दोस्तों, अब आगे टॉपिक हमारा दोस्तों राज्यसभा। इसकी स्थापना 1952 में हुई थी। राज्यसभा को इन नामों से भी जाना जाता है, हाउस ऑफ एल्डर्स, हाउस ऑफ विजडम ज्ञान का घर, बड़ों का घर, अपर हाउस ऊपर वाला घर, या दोस्तों काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ठीक दोस्तों, अब इसमें दोस्तों जो हमारी संविधान में सैंक्शन स्ट्रेंथ दी हुई है वो 250 है, लेकिन इसमें 238 से ज़्यादा सदस्य नहीं होते। ठीक दोस्तों, अब दोस्तों 238 सदस्यों को निर्वाचन द्वारा चुना जाता है और दोस्तों 12 सदस्यों का नामांकन राष्ट्रपति करता है। और ये दोस्तों नामांकन मतलब जिन 12 सदस्यों का होता है वो साहित्य, कला, विज्ञान से या सामाजिक सेवा के क्षेत्र में विशिष्ट योग्यता रखते हों। और ये 238 बंदों का दोस्तों निर्वाचन होता है। और निर्वाचक मंडल अभी हमने पढ़ा दोस्तों कि लो ये इसके ये
निर्वाचक मंडल इसमें जो होते हैं ये उनका सदस्य ही करते हैं पार्लियामेंट से। और दोस्तों ये भी जिस चुनाव से होता है दोस्तों PRS STV, ठीक दोस्तों, PRS STV से इनका भी चुनाव होता है, एकल संक्रमणीय मत आनुपातिक आधार, ठीक दोस्तों। अब आ गया दोस्तों कि इसका कोई राज्यसभा का इसका कोई फिक्स कार्यकाल नहीं होता, इसीलिए इसको परमानेंट हाउस भी कहते हैं, ठीक दोस्तों। इसीलिए इसको भंग नहीं किया जा सकता है। और दोस्तों संसद के नियमानुसार इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का है, जिसमें से हर 1/3 सदस्यों को हर 2 साल में रिटायर कर दिया जाता है, ठीक दोस्तों। तो जो राज्यसभा है दोस्तों वो इसमें इसके जो सदस्य होते हैं दोस्तों उसका 6 साल का कार्यकाल होता है और हर 1/3 सदस्यों को हर 2 साल में रिटायर कर दिया जाता है, ठीक दोस्तों। अब राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता क्या होती है दोस्तों? भारत का नागरिक हो, उसकी उम्र दोस्तों 30 साल से ज़्यादा ना हो और एक रजिस्टर्ड वोटर हो, ठीक दोस्तों। अब उसके बाद आ गया दोस्तों राज्यसभा के विशिष्ट अधिकार, एक्सक्लूसिव पावर्स ऑफ राज्यसभा। अब दोस्तों जैसे कि हमने देखा था, अभी ऊपर पढ़ा था उपराष्ट्रपति के समय कि रिमूवल ऑफ VP, रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा का विशिष्ट अधिकार है, ठीक दोस्तों। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा का विशिष्ट अधिकार है और ये दोस्तों अनुच्छेद 67 में लिखा हुआ है। एक दोस्तों अब राज्यसभा के विशिष्ट अधिकार में अगला दोस्तों जो है वो अनुच्छेद 249 में दिया हुआ है। उसमें क्या लिखा है कि संसद राज्य सूची में दिए गए विषयों पर कानून बना सकता है अगर राज्यसभा के सदस्य उस विषय पर बिल पास करें उस राज्य के हित में, ठीक दोस्तों। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, ये राज्यसभा का विशिष्ट अधिकार है कि संसद राज्य सूची में दिए गए विषयों पर कानून बना सकता है अगर राज्यसभा के सदस्य उस विषय पर बिल पास करें जो उस राज्य के हित में हो, ठीक दोस्तों। तो ये विशिष्ट अधिकार हो गया दोस्तों। और दोस्तों एक और है विशिष्ट अधिकार, अनुच्छेद 312, क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विस। मतलब दोस्तों जैसे जो भी हमारी ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, IAS, IPS, ICS, तो दोस्तों इस तरह की जो अगर कोई नई सर्विस इंट्रोड्यूस करनी हो तो वो राज्यसभा की दोस्तों एक्सक्लूसिव पावर होती है। ये विशिष्ट अधिकार दोस्तों जरूर याद रखें, इंपॉर्टेंट है। देखिए मैंने स्टार मार्क किया हुआ है। अब आ गया दोस्तों कि अब इनकी नॉर्मल पावर्स क्या हैं, नॉर्मल अधिकार क्या हैं कि आपातकाल बिना इनकी सहमति के नहीं हटा सकते। और दोस्तों कोई भी जो संविधान संशोधन होता है इनकी सहमति के बिना नहीं कर सकते। और दोस्तों राज्यसभा के सदस्य भी मंत्री बन सकते हैं और प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं, ठीक दोस्तों। तो ऐसा नहीं है कि राज्यसभा के सदस्य मंत्री या प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, बन सकते हैं। और दोस्तों संसद समितियों के सदस्य भी बन सकते हैं। संसद समितियाँ जैसे दोस्तों मतलब ज्वाइंट पब्लिक कमेटी और दोस्तों पब्लिक अकाउंट कमेटी। और दोस्तों ये जो ज्वाइंट पब्लिक कमेटी होती है दोस्तों राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य ही होते हैं इसमें। और दोस्तों इस कमेटी को बुलाया जाता है विपक्ष की मांग पर, जैसे किसी सरकार के द्वारा किसी की दिए गए, तो ये ज्वाइंट पब्लिक कमेटी बनाई जाती है। अब दोस्तों हम जो है इंडियन पॉलिटी दोस्तों आज हमने यहाँ तक डिस्कस किया। भाग 5 प्रेसिडेंट हमने कल डिस्कस किया था। आज दोस्तों वाइस प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और दोस्तों यूनियन राज्यसभा, ये 3 चीज़ें हमने डिस्कस की। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको ज़रूर आप पढ़ें। और दोस्तों इसके बारे में अगर आप और नॉलेज लेना हो दोस्तों तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं इस पर और ब्रीफ डिटेल बताऊंगा। और एटलीस्ट दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी वीडियोस हम देख रहे हैं या जब भी आज तक हमने जो पढ़ा दोस्तों उसको रिवाइज ज़रूर कर देना है, ठीक दोस्तों, क्योंकि बिना रिवीजन सब बेकार हो जाता है। अब अगला दोस्तों मिसलेनियस जीके फैक्ट्स। तो अभी ये दोस्तों एक करंट अफेयर्स का पॉइंट है कि कल या परसों में ही दोस्तों सरिता मोर ने स्वीडन की जोहाना लिंडबोर को हराकर ब्रोंज मेडल जीता है, ठीक दोस्तों। किसमें? वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में, ठीक दोस्तों। सरिता मोर दोस्तों, ये नाम इंपॉर्टेंट है। सरिता मोर ने स्वीडन की जोहाना लिंडबोर को हराकर ब्रोंज मेडल जीता है वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियन में, अब 62 kg वेट के स्तर में, ठीक दोस्तों। अगला पॉइंट है दोस्तों कि जो सलाल डैम है दोस्तों वो किस नदी पर है? चिनाब नदी पर। अगला पॉइंट है दोस्तों कि नंबर ऑफ मेजर पोर्ट्स हमारे देश में कितने हैं दोस्तों? 13, ठीक। पोर्ट्स मतलब दोस्तों बंदरगाह, हमारे देश में जो बड़े बंदरगाह हैं वो 13 हैं दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर जनरेशन ऑफ पावर इन इंडिया, मतलब दोस्तों बिजली बनाने के लिए जो सबसे कच्चा मटेरियल पदार्थ होता है वो सबसे कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो दोस्तों कोयला। मतलब हमारे देश में जो बिजली सबसे ज़्यादा बनती है दोस्तों कोयले से बनती है, ठीक दोस्तों। वो दोस्तों जो थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं दोस्तों उसमें कोयले का इस्तेमाल किया जाता है। अब दोस्तों है कि कनाडा की तटरेखा दुनिया में सबसे लंबी है, मतलब दोस्तों कोस्ट लाइन, जो कनाडा की कोस्ट लाइन है वो दुनिया में सबसे लंबी है। अब दोस्तों एक लेडीज़ थी जो इनको गणित का जादूगर कहा जाता था और दोस्तों इन्हें कैलकुलेशन में दोस्तों कंप्यूटर को भी हरा देती थी। क्या नाम था उनका दोस्तों? शकुंतला देवी, ठीक दोस्तों। इनकी कैलकुलेशन बहुत तेज़ थी।
और दोस्तों मतलब हाल ही में एक खिलाड़ी काफ़ी फेमस हुए हैं, जूड फेलिक्स। ये किस खेल से संबंधित है दोस्तों? हॉकी से। ठीक दोस्तों, अगला पॉइंट है दोस्तों डॉक्टर जून ल्यू। ये कोरिया के हैं और इनको दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार मिला है इस साल। और ये दोस्तों किस क्षेत्र में इनको जाना जा रहा है दोस्तों? इरेडिकेशन ऑफ लेप्रेसी, मतलब दोस्तों कुष्ठ रोग को ख़त्म करने में, इरेडिकेशन ऑफ लेप्रेसी। ठीक दोस्तों, डॉक्टर जून ल्यू कोरिया के हैं, इनको अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार भी मिला है। और दोस्तों ये किस फील्ड में इन्होंने काम किया? कुष्ठ रोग को ख़त्म करने में। ठीक दोस्तों, अगला पॉइंट है दोस्तों कि अमजद अली खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो दोस्तों सरोद बजाते थे। ठीक है। और दोस्तों नीदरलैंड के पीएम है जो मार्क रूटे, अभी भी मतलब रिसेंटली उन्होंने पॉलिटिक्स को क्विट करने का, मतलब पॉलिटिक्स राजनीति छोड़ने का फैसला लिया है। और दोस्तों नीदरलैंड की जो राजधानी है वो क्या है? एम्स्टर्डम। ठीक है। और दोस्तों अगला पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? लंदन में, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। ठीक दोस्तों, मैं दोस्तों हिंदी और अंग्रेजी दोनों इसलिए बता देता हूँ ताकि जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं वो चाहे हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम में, दोनों को दिक्कतें ना हो। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन मतलब इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? लंदन में। अगला पॉइंट है दोस्तों ये दोस्तों जिमेक्स 23। ये दोस्तों एक नाम है, ये आप जरूर याद रखिए, जिमेक्स 23 संयुक्त अभ्यास मतलब ज्वाइंट वेंचर। ये किसके किसके बीच हुआ दोस्तों? भारतीय नौसेना और जापान के साथ। कहाँ पे? बे ऑफ बंगाल में। ठीक दोस्तों, तो इस पर कई तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं कि जिमेक्स 23 जो संयुक्त अभ्यास किया है भारतीय नौसेना और किस देश के साथ हुआ है? तो दोस्तों जापान के साथ। पूछ लेगा कि ये एक्सरसाइज कहाँ हुई थी दोस्तों? बे ऑफ बंगाल में। ठीक दोस्तों, तो ये आप जरूर ध्यान रखिए। और दोस्तों 12 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस। ये दोस्तों एक लड़की है या लेडीज़ है, यूसुफजई मलाला, कि ये दोस्तों यंगेस्ट नोबेल प्राइज़ लॉरेटे है। लॉरेटे मतलब पुरस्कार विजेता। ये सबसे कम उम्र की नोबेल पुरस्कार जीतने वाली महिला है। तो दोस्तों इसी के सम्मान में 12 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस मनाया जाता है। ठीक दोस्तों, अभी ये पाकिस्तान में जो हमारे वुमेन राइट्स होते हैं उसकी वकील भी हैं। तो दोस्तों ये 12 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस मनाया जाता है। और ये एक यंगेस्ट नोबेल प्राइज़ लॉरेट, सबसे कम उम्र में नोबेल प्राइज़ जीतने वाली महिला है। ठीक दोस्तों, अगला पॉइंट है हमारा दोस्तों IFSCA। तो दोस्तों इसका ये एग्ज़ाम में था, पूछा हुआ था कि IFSCA ये इसका एब्रीवेशन, इसका फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? एब्रीवेशन मतलब संक्षिप्त रूप दोस्तों। फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी। ठीक दोस्तों, तो IFSCA इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी। ठीक दोस्तों, और दोस्तों इस साल जो है लोकमान्य तिलक अवार्ड दोस्तों 2023 का 1 अगस्त को किसको दिया जाएगा दोस्तों? हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, सामाजिक और उनके वैरिय जो भी योगदान है देश के प्रति उसके लिए। ठीक दोस्तों, लोकमान्य तिलक अवार्ड इस साल किसको दिया जाएगा दोस्तों? नरेंद्र मोदी को। ठीक दोस्तों, और यही अवार्ड पिछले साल किसको दिया गया था दोस्तों? टेसी थॉमस को। ये मैंने इसीलिए देखो क्योंकि दोस्तों इस साल का तो नरेंद्र मोदी चूंकि दोस्तों हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, बहुत फेमस हैं, इनको सभी जानते हैं। लेकिन दोस्तों यही अवार्ड मतलब यही लोकमान्य तिलक अवार्ड 2022 में किसको मिला था दोस्तों? तो टेसी थॉमस। ठीक दोस्तों, इनको MW मतलब इनको हमारे देश के मिसाइल वोमेन भी कहा जाता है। ठीक दोस्तों, मिसाइल मैन कौन है दोस्तों? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और मिसाइल वोमेन कौन है दोस्तों? टेसी थॉमस। अग्नि 4, अग्नि 5 और जो भी दोस्तों की इसको जो भी कोऑर्डिनेटर की अध्यक्ष भी रह चुकी इसरो में। ठीक दोस्तों, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इसको आप जरूर ध्यान रखिए। तो दोस्तों आज का हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ, ये लेक्चर 10। और दोस्तों कल हम भी इंडियन पॉलिटी को ही कंटिन्यू करेंगे और मिसलेनियस जी के फैक्ट्स भी थोड़ा रखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप इसी तरह मेरे वीडियोस को दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। और जो भी इंप्रूवमेंट के लिए दोस्तों पॉइंट्स है दोस्तों उसको कमेंट्स में ज़रूर डालें, मेरी आपसे फिर से रिक्वेस्ट है। और दोस्तों कमेंट, और आपको जो भी डाउट हो उसको आप कमेंट बॉक्स में दोस्तों मुझसे ज़रूर शेयर करें। आने वाले टाइम में दोस्तों मैं व्हाट्सएप पे द नॉलेज नाम के चैनल से ग्रुप भी बना दूंगा, आप वहाँ भी डाल सकते हैं। ताकि दोस्तों नॉलेज का सिर्फ एक ही रूल है, जैसा कि मैंने पहले बोला था, जस्ट पास इट ऑन, अपने पास मत रखो, बस देते रहो। तो दोस्तों आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में दोस्तों अपनी प्रेजेंट को देते रहें। थैंक यू दोस्तों।